तो टॉपिक चल रहा है एरा ऑफ मास नेशनलिज्म फ्रॉम 1919 टू 1947। तीन पार्ट इस टॉपिक पे आ चुके हैं, होपफुली आपने देख लिया होगा। ए पर्टिकुलर लेक्चर इसका फोर्थ पार्ट है। एरा कुछ डिटेल मेरे बारे में आपको मालूम ही है, अगर नहीं मालूम है तो पॉज करके पढ़ लेना। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए। इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। एरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इस पूरे लेक्चर के लिए आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट लास्ट पॉइंट पे इसमें भी फोकस कीजिए कि मेक श्योर टू चेक आउट अदर सब्जेक्ट पीवाईक्यू इन दिस चैनल। चैनल पे जब आप जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके के है ना प्लेलिस्ट दिखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल, एंशिएंट, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे यूपीएससी के पीवाईक्यू पूरा डिटेल में, वो भी कंप्लीट सीरीज है, तो उसको चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। In this instance, we could not play off the Mohammedans against the Hindus. ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। पूछ रहा है कि टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड दिस रिमार्क ऑफ आइचीसन रिलेट। ठीक है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। अब ध्यान से एक बार फिर से इसको पढ़ो और इन चारों में से किससे रिलेटेड है। आइचीसन ने किसके बारे में कहा था, तो ये था अबाउट रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। देखो ध्यान से। In this instant, we could not play off the Mohammedans against the Hindus. This remark of Aichi San relate to revolt of 1857. Indian rebellions of 1857, also called Indian Mutiny या फिर सिपाही म्यूटनी या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये स्टार्ट कब हुआ? 10th में 1857 मेरठ से। एज अ म्यूटनी ऑफ सिपाही ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी। और इंडियन रिबेलियंस ऑफ 1857 हैड डाइवर्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री और रिलीजियस, साथ में सोशल कॉज। अ म्यूटनी इन सेवरल सिपाही कंपनी ऑफ द बंगाल आर्मी was sparked by the issue of new gunpowder cartridge for the infield rifle cub in February 1857 में। A rumor was spread that the cartridge were made from the cow और pig के फैट से। ये जो था इंस्टेंट रीजन था 1857 के रिवॉल्ट का। होपफुली आपको ये सारी चीजें पता है, रिवाइज हो गया, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। द बाल्कन प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। किसका ब्रेन चाइल्ड था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो इसके बारे में डिटेल। प्लान बाल्कन एम्ड एट फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया थे बिटवीन मार्च से लेकर मई 1947 तक। Mountbatten realized the cabinet mission plan was not workable, इसलिए came up with this plan. This plan suggests that कि ट्रांसफरिंग पावर टू इंडिविजुअल प्रोविंसेस या फिर कन्फेडरेशन। पंजाब और बंगाल गॉट टू डिसाइड ऑन द पार्टीशन, है ना, क्यों किसके साथ रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ या फिर स्टे इंडिपेंडेंट। लेकिन इस बात से, है ना, इस पर्टिकुलर प्लान से नेहरू जी स्ट्रांगली अपोज किया इस प्लान का एंड, और ये प्लान क्या हुआ, एबंडेंट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एज एन अल्टरनेटिव टू पार्टीशन ऑफ इंडिया गांधी जी सजेस्टेड टू माउंटबेटन। गांधी जी ने माउंटबेटन को क्या सजेस्ट किया पार्टीशन को बचाने के लिए, मतलब पार्टीशन से बचने के लिए क्या सजेस्ट किया गांधी जी ने माउंटबेटन को? तो उनका कहना था कि जिन्ना को इनवाइट कर लो गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन पार्टीशन नहीं होना चाहिए, उनका ये कहना था। तो ये हो जाएगा आंसर, इनवाइट जिन्ना टू फॉर्म द गवर्नमेंट। देखो ध्यान से। जिन्ना प्रपोज टू माउंटबेटन द आइडिया ऑफ इनवाइटिंग जिन्ना टू फॉर्म द गवर्नमेंट एज एन अल्टरनेटिव टू इंडियाज पार्टीशन, है ना। उन्होंने सोचा कि अगर जिन्ना को ये अपॉर्चुनिटी दे दिया जाता है लीड करने का, तो ही माइट बी एबल टू कन्विंस द मुस्लिम लीग टू एग्री फॉर यूनाइटेड इंडिया। लेकिन माउंटबेटन डिक्लाइन गांधी जी का सजेशन एज ही बिलीव इट वाज टू लेट टू प्रिवेंट इंडियाज पार्टीशन। द कम्युनल टेंशन बिटवीन हिंदूज और मुस्लिम हैड रीच अ क्रिटिकल पॉइंट पोजिंग अ सस्टेनेबल रिस्क ऑफ सिविल वॉर अगर पार्टीशन वाज नॉट एग्रीड अपॉन। तो इस वजह से पार्टीशन करना पड़ा, कांग्रेस को मानना पड़ा। Which Indian nationalist leader looked upon a war between Germany and Britain as a God-sent opportunity, है ना, भगवान का भेजा गया एक अपॉर्चुनिटी है। किसके बीच में लड़ाई? जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही। Which would enable Indian to exploit the situation to their advantage, ये कहना था सुभाष चंद्र बोस साहब का। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, सुभाष चंद्र बोस looked upon a war between Germany और Britain as God-sent opportunity, which would enable Indian to exploit the situation to their advantage. Subhash Chandra Bose and the socialists argued that war was an imperialist one since both sides were fighting for gaining या फिर डिफेंडिंग colonial territory। इस वजह से हमें ये देखना नहीं है कि क्या मोरल ग्राउंड है क्या नहीं, हमें इस सिचुएशन का, हालात का फायदा उठाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो असेसन है और रीजन है। असेसन बोल रहा है कि लॉर्ड लिनलिथगो, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, डिस्क्राइब द अगस्त मूवमेंट ऑफ 1942 एज द मोस्ट सीरियस रिबेलियन सिंस सिपाही म्यूटनी। बिल्कुल सही है, एक्चुअली असेसन एकदम सही। इसका रीजन ये था
देयर वाज अ मैसिव अपसर्ज ऑफ द पीजेंट्री इन द सर्टेन एरिया। और ये रीजन भी बिल्कुल सही है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए उसको लगा कि ये जो है वन ऑफ द मोस्ट सीरियस रिबेलियन सिंस सिपाही म्यूटिनी। सिपाही म्यूटिनी मतलब 1857 का रिवॉल्ट, बोलो हाँ ना। अब देखो ध्यान से कि लॉर्ड लिनलिथगो द वायसराय ऑफ द इंडिया कब से कब तक 1936 से 44 तक रहा, डिस्क्राइब करता है अगस्त मूवमेंट ऑफ 1942 एज द मोस्ट सीरियस रिवॉल्ट आफ्टर द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857। ठीक है, रीजन जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें पीजेंट का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन था। ठीक है, मैसिव अपसर्ज ऑफ द पीजेंट्री इन सर्टेन एरिया, जैसे कि बिहार, ईस्टर्न यूपी, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल और पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट, it made its proposal in May. It still wanted a united India. There was to be the federal union composed of British provinces. The above quotation is related to, किससे रिलेटेड है? साइमन कमीशन से तो हो नहीं सकता, गांधी इरविन पैक्ट से भी नहीं हो सकता, क्रिस्प कमीशन से हो सकता है, लेकिन वो 1942 में आया था। पार्टीशन की बात सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कब ज्यादा थी उसकी? कैबिनेट मिशन के टाइम पे। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है रिलेटेड है कैबिनेट मिशन से। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। देखो, कैबिनेट मिशन वेंट टू इंडिया कब? 1946 में, टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप विद द एम ऑफ प्रिजर्विंग इंडियाज यूनिटी और ग्रांटिंग इट्स इंडिपेंडेंस। फ्रॉम एट द इनिशिएटिव ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उस समय क्या कौन था? क्लेमेंट एटली। द मिशन कंटेन एज इट्स मेंबर, क्या कौन कौन मेंबर थे उसके? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उस टाइम पे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ द ट्रेड, और एवी अलेक्जेंडर जो कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी थे। अब ये तीनों के तीनों नाम आप ध्यान में रखना, क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी में। कैबिनेट मिशन पुट फॉरवर्ड इट्स ओन प्रपोजल्स इन May 1946 which concluded the ideas of federal union composed of British provinces और princely states। ठीक है, अब ये था कि उन्होंने कैबिनेट मिशन ये सोचा था उन्होंने कि दिस प्लान वुड प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ इंडिया और एकोमोडेट द डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम लीग for a separate homeland. However, the plan was rejected by both the Congress or Muslim League and eventually led to partition of India come 1947 में। Next question. When was the Indian Muslim League was inducted into the interim government in 1946? लियाकत अली खान को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था? तो उनको दिया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री, है ना। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। देखो, लियाकत अली खान जो कि मुस्लिम लीग के एक प्रोमिनेंट लीडर थे, पॉलिटिकल पार्टी वाज असाइन द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस। ठीक है, लियाकत अली खान 1947 बजट मार्क द सिग्निफिकेंट मूव टुवर्ड्स सोशल चेंज। इट इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ द कमोडिटी प्राइसेस बोर्ड। ठीक है, और साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द बजट इंट्रोड्यूस मेजर्स लाइक एक्सेस प्रॉफिट्स टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड द आइडिया ऑफ एन इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन कमीशन। ये सारा कुछ लियाकत अली के बजट में दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया एज अ वायसराय अलोंग विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। उनको क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मिला था? तो उनको ये कहा गया कि आपको यूनाइटेड इंडिया रखना है ना, कीप इंडिया यूनाइटेड, जितना अगर पॉसिबल हो पाए तो इंडिया को यूनाइटेड रखो, बंटवारा मत होने दो। देखो, ये कहा किसने था? क्लेमेंट एटली ने कहा था, प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे इंग्लैंड के। उन्होंने कहा लॉर्ड माउंटबेटन को, अपॉइंटेड बाय किंग जॉर्ज VI एज द फाइनल वायसराय ऑफ इंडिया and tasked him with overseeing Britain's withdrawal from India. Italy's directive to the Lord Mountbatten was to keep India united अगर possible हो तो। ठीक है, होपफुली आपको इतना क्लियर है। और आपको पता ही है, ड्यू टू कम्युनल राइट्स कांग्रेस को मानना पड़ा कि हाँ पार्टीशन, मतलब कि पार्टीशन के अलावा और कोई चारा नहीं है, इस वजह से पार्टीशन हो गया और क्योटिक पार्टीशन हुआ, ब्लडी और क्योटिक पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड इन 1947 टू पार्टीशन ऑफ द कंट्री मेनली बिकॉज, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि और ज्यादा कम्युनल राइट हो जिससे लोग मरे, है ना। तो दे वांटेड टू अवॉइड लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स। तो ये मेन रीजन था उनके मानने का पार्टीशन को। एकदम क्लियर है क्या आपको? ठीक है, देखो, टू अवॉइड लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स बिटवीन हिंदूज और मुस्लिम ड्यूरिंग द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, टेंशन बिटवीन दीज टू ग्रुप हैड ग्रोन and many Muslim led by Muhammad Ali Jinnah and his Muslim League were demanding a separate Muslim state जिसका नाम था पाकिस्तान। Leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru in the Congress were worried that not agreeing, अगर इसको नहीं मानते हैं तो क्या होगा? It would lead to lot of violence like what happened during the Direct Action Day in 1946। ठीक है, even though they did not wanted the division of India into two countries, India and Pakistan, लेकिन कांग्रेस लीडर जो है मान गए इस बात को लेकर ब्रिटिश प्लान फॉर पार्टीशन, जिसको माउंटबेटन प्लान बोला गया। दैट इज बिकॉज कम्युनल राइट्स ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट? देखो, अगस्त ऑफर कब आया था? 1940 में। आईने ट्रायल कब हुआ था? 1945 में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था?
1942। रॉयल इंडियन नेवी का रेटिंग रिवॉल्ट कब हुआ था? 1946। तो अब लगा लो सबसे पहले कौन सा हुआ? अगस्त ऑफर, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद आईएनए का ट्रायल, फिर सबसे लास्ट में हुआ रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग रॉयल रिवॉल्ट। तो 1 2 नहीं 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 1 3 तो 1324 किधर है? सॉरी, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? अरे पता चल गया ना आपको, 1940 पहला हो गया, और उसके बाद कौन सा है? 42 है। ठीक है, तो तीसरा हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर चौथा हो गया। तो 13 24 किधर है ही नहीं ऑप्शन में। दिख तो रहा बिल्कुल पहला ही ऑप्शन है, तो आंसर हो गया ये। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। ठीक है, तो देख लो सारा कुछ पता ही हमें, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये डिटेल है, कई बार देखा है, फिर से देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू है ना, पहले तो ये देख लो आईएनए ट्रायल के बारे में, जो कि 1945 से लेकर 46 तक चला, जो कि नवंबर 1945 से स्टार्ट हुआ और मई 1946 तक चला। ठीक है, इसको आईएनए ट्रायल या फिर रेड फोर्ट ट्रायल भी बोला जाता है। Involved the court martial of the officer from the Indian National Army on the charge including treason, torture, murder or abetment to murder during the World War II। अब इसमें प्रोमिनेंट लोग कौन कौन जुड़े थे, ध्यान से देखो। जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिफेंस ऑफ द आईएनए सोल्जर। तो डिफेंस कमेटी वाज फॉर्म बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी एंड इट इंक्लूड प्रोमिनेंट फिगर जैसे कि भुला बाई देसाई, असफ अली और तेज बहादुर सप्रू। इनिशियली लगभग 7,600 आईएनए member were set for trial, but the number was significantly reduced due to difficulties in proving their crimes. The first trial involved Colonel प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लोन और मेजर जनरल शाह नवाज खान। याद कीजिए, यही तीनों नाम लेकर यूपीएससी ने पूछ लिया कि कौन थे, है ना। अभी 22 या 23 का क्वेश्चन है। फॉर्मर ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी थे जो ज्वाइन किए थे आईएनए को। बोलो एकदम क्लियर। ओके, और these three were charged with waging war against the king emperor, murder and abetment of murder, while later defendants faced charges related to torture and murder. Trial garnered significant public attention and sympathy for the defendant. Public outcry or unrest among troops prompted Field Marshal Claude Auchinleck to commute the sentence of the first trial 3 defendants. ये सारा कुछ डिटेल था उसके बारे में, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट है रिगार्डिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, करेक्ट हमें बताना है। पहला, कांग्रेस बिकमिंग अ मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल सही बात है। ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, क्योंकि खिलाफत मर्ज हो गया इसके साथ, राइट, बिल्कुल सही है। तीसरा, रिमूवल ऑफ फियर ऑफ द ब्रिटिश माइटी फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल, एकदम ठीक है कि ब्रिटिश का जो डर था लोगों के दिमाग में वो निकला इसकी वजह से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से। अगला, ब्रिटिश गवर्नमेंट विलिंगनेस टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशन टू इंडियन, बिल्कुल गलत है। पॉलिटिकल कंसेशन उन्होंने नहीं दिया, हाँ उनके अंदर डर बैठ गया इसको लेकर, इंडियंस को लेकर, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कोई कंसेशन, पॉलिटिकल कंसेशन नहीं दिया। तो चौथा स्टेटमेंट गलत, पहला दूसरा सही, तो आंसर हो गया बी। ओके, होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। पहला दूसरा तीसरा तो एकदम क्लियर ही है। चौथा देख लेते हैं कि while the non-cooperation movement did create pressure on the British government and force them to acknowledge the growing discontent, it did not lead to significant political concession. Instead, the movement was called off after the चौरी चौरा इंसिडेंट। समझ, हम देख ही चुके हैं इसको ऑलरेडी, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इन मीटिंग ऑफ इंडियंस और ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर्स ड्यूरिंग 1930 से लेकर 32 तक in London has often referred to as the first, second or third round table conference. It would be incorrect to refer them as such. ऐसा बोलना गलत होगा, क्यों? 4 ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। देखो, ये बोलना इसलिए गलत होगा क्योंकि ये एक्चुअल में एक ही कॉन्फ्रेंस था जो 3 सेशन में हुआ है ना, नॉट दैट ऑफ 3 सेपरेट कॉन्फ्रेंसेस। 3 अलग अलग कॉन्फ्रेंस नहीं था, एक ही कॉन्फ्रेंस था लेकिन 3 अलग अलग सेशन में हुआ। ओके, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेयर सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड इन लंदन बिटवीन 1930 से लेकर 32 तक। 30 में 31 और 32 3 बार हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1 2 एंड 3। ठीक है, बिकॉज दे वर नॉट 3 सेपरेट कॉन्फ्रेंसेस, इंस्टेड दे वर 3 सेशंस ऑफ द सेम कॉन्फ्रेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट बताना। प्रोविंशियल ग्रुपिंग था, इंटरिम कैबिनेट ऑफ इंडियन ये भी माना गया, एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल नहीं। देखो 4 आए ACWC नाम से, सभी को इतनी बार तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। कब? 40 में, फिर 42 अगस्त ऑफ ब्रिटिश मिशन 42 में, वेवेल प्लान 1945 में, देन लास्ट आया कैबिनेट प्लान 1946 में। और इन चारों में से किसी ने भी क्या नहीं माना? एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान। 3rd जून प्लान माउंटबेटन का, उसमें ये पार्टीशन की बात कही गई, लेकिन
ACWC में से किसी ने भी एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान नहीं माना था। तो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन सी हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रहा पूरा पूरा क्रिस मिशन के बारे में, कई बार अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा, द ब्रिटिश सॉवरेनिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया। बिल्कुल गलत। देखो 15 अगस्त 1947 को जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम पे भी हम डोमिनियन थे। क्या थे? डोमिनियन थे। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना फोर्स में आया, तब जाके हम क्या हुए? सॉवरेन हुए। सॉवरेन और रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। सॉवरेन, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक, ये तीनों के तीनों कब हुए? 26 जनवरी 1950, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। तो पहला गलत हो गया। आपको पता है पहला गलत है तो दूसरा सही होगा। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी या सी? सी, कि जिसमें कहता है सेशन सही गलत है, रीजन सही है। बोलो एकदम क्लियर। दूसरा भी पढ़ लेते हैं कि द ब्रिटिश सॉवरेन अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द फ्री इंडिया। बिल्कुल सही बात है। अगला, ये आपको पता ही है क्या कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। हाउएवर दिस डज नॉट मीन दैट द ब्रिटिश सॉवरेनिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया। द गवर्नर जनरल वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश मोनार्क, but he was not the ruler of India. The real power in India was vested in the Indian government, which was elected by the Indian people. इतना एकदम अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the radical wing of the Congress Party, with Jawaharlal Nehru as one of its main leader, founded the Independence of India League in opposition to। याद कीजिए, मैंने कहा कि नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, जिसमें उन्होंने क्या मांगा? डोमिनियन स्टेटस। सब बोल रहे थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, लेकिन उन्होंने, मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस मांगा। तो उससे नाराज होकर जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? उन्होंने एक लीग बनाई जिसका नाम दिया इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। क्लियर है क्या? किन्होंने? नेहरू रिपोर्ट के ये बात बनी थी। ठीक है, ओके। अपोज करने के लिए। होपफुली आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो देखो, रेडिकल विंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी लेड बाय फिगर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू established the Independence for India League in opposition to the Nehru report. The Nehru report, despite being a significant document advocating constitutional reform, was criticized by the more radical element within the Congress, किसके लिए? For not explicitly demanding complete independence and for being willing to settle for the dominion status। मैंने स्टोरी आपको बताई दी, होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ये 4 स्टेटमेंट और हमें करेक्ट बताना है। पहला, टू रोज एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमॉन्ग द मुस्लिम ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ओटोमन एम्पायर के जो खलीफा थे उनको बचाने के लिए ही खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ओके, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, टू रिफॉर्म द मुस्लिम सोसाइटी। बिल्कुल नहीं, तो दूसरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बच्चे ऑप्शन सी और डी। पहला होना चाहिए, तो आंसर आ गया डी। दूसरा, बाकी दोनों देखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट है कि टू डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट और प्रिजर्व द खिलाफत। बिल्कुल गलत है। सेपरेट इलेक्टोरेट की कोई बात नहीं हुई वहां पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि टू सेव द ओटोमन एम्पायर एंड प्रिजर्व द खिलाफत। बिल्कुल सही है। तो पहला और चौथा होगा, तो ऑप्शन हो गया डी। मैंने पहले ही बता दिया आपको। एकदम क्लियर है क्या? देखो, खिलाफत मूवमेंट वाज एन एजिटेशन बाय इंडियन मुस्लिम allied with Indian nationalism in the years following World War I. Its purpose was to pressure the British government to preserve the authorities of Ottoman Sultan as Khalifa बोलते थे, of Islam following the breakup of the Ottoman Empire at the end of the war. In 1920, they published the Khilafat Manifesto, which called upon the British to protect the Caliphate and for Indian Muslims to unite and hold the British accountable for this purpose. Next है क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट करेक्ट बताना। पहला, द ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट टेंडेंसी इन द नेशनल मूवमेंट लेड टू फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 अंडर द लीडरशिप ऑफ आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, जो कि बिल्कुल सही है। 1934 में बनी थी और ये सारे के लोग इसके लीडर थे। अगला, इन 1936 में जवाहरलाल नेहरू अर्ज्ड दैट कांग्रेस टू एक्सेप्ट सोशलिज्म एज इट्स गोल एंड टू ब्रिंग इटसेल्फ क्लोजर टू द पीजेंट्री एंड द वर्किंग क्लास। तो ये भी फैक्चुअली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही हो गया, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। एकदम क्लियर है क्या आपको? देखो यहाँ पे डिटेल, पहला तो क्लियर ही है आपको, दूसरा देखो नहीं, पहला ही पहले देख लो। सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। कौन कौन से लीडर थे? आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। पार्टी वाज फाउंड बाय अ ग्रुप ऑफ कांग्रेसमैन हु वर डिससैटिस्फाइड विद द पार्टीज मॉडरेट पॉलिसीज। दे वांटेड द कांग्रेस टू अडॉप्ट अ मोर रेडिकल अप्रोच टू सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि 1936 में जवाहरलाल नेहरू, हु वाज द लीडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, urged the Congress to accept socialism as its goal and to bring itself closer to the peasantry and the working class. Nehru's speech was a major turning point in the history of the Congress.
It marked the beginning of a Congress shift towards a more socialist ideology. Okay, next है question. Which one of the following is not correct? ध्यान रहे कि नॉट करेक्ट बोल रहा है अबाउट महात्मा गांधी दांडी यात्रा या फिर शॉर्ट मार्च के बारे में। चार ऑप्शन है। पहला, इट वाज द फर्स्ट नेशनल एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेशन इन लार्ज नंबर, एकदम ठीक है। गांधी जी अलाउड दी वुमेन पार्टिसिपेशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये भी बिल्कुल ठीक है। मार्च वाज फुली कवर्ड बाय द वेस्टर्न प्रेस, बहुत प्रेस कवर किया था उसको, एकदम ठीक। मार्च बिगेन आफ्टर द फेलियर ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल। एक बात बताओ, फर्स्ट राउंड टेबल हुआ था नवंबर 30 से, नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1930 तक, और ये जो दांडी मार्च जो है स्टार्ट हुआ था आई थिंक 12 ऑफ मार्च से लेकर 6 ऑफ अप्रैल 1931 में। तो बोलो कि ये दोनों कनेक्टेड है क्या एक दूसरे से? बिल्कुल नहीं, तो इसलिए ये गलत बात है। तो कौन सा गलत बात पूछा था हमसे? चौथा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा चौथा। बोलो एकदम क्लियर? ठीक है, देखो ध्यान से। सरोजनी नायडू, कमला चट्टोपाध्याय, कस्तूरबा गांधी, अरुणा असफ अली और महादेवी वर्मा, है ना, ये सबके सब क्या थे? सम ऑफ वुमेन हु पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट मार्च। करेक्ट है दूसरा कि कमला देवी चट्टोपाध्याय ने रिक्वेस्ट किया था, है ना, लीडिंग इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट और सोशल रिफॉर्मर थी। और हाँ, गांधी जी पहले तो नहीं चाहते थे कि वुमेन टू पार्टिसिपेट इन दी सॉल्ट मार्च, लेकिन उन्हें लगा, उन्होंने ऐसा फील किया इट वॉज टू डेंजरस फॉर देम, इसलिए। लेकिन बाद में ही वॉज इवेंचुअली परसुएटेड बाय द रिक्वेस्ट ऑफ कमला देवी चट्टोपाध्याय। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, क्यों? क्योंकि द मार्च वाज अ मेजर न्यूज स्टोरी एंड इट वाज रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर और मैगजीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। द वेस्टर्न प्रेस वाज फैसिनेटेड बाय द नॉन वायलेंस मेथड ऑफ प्रोटेस्ट used by Gandhi ji or his followers, and they saw the Salt March as the symbol of India's struggle for independence. Some of the press where it was published, including New York Times, Times of London और The Guardian और Washington Post, इन सब न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया था। चौथा गलत है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया फर्स्ट राउंड टेबल कब हुआ था? नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक। लेकिन दांडी मार्च कब चला? मार्च 12 से स्टार्ट हुआ 1930 में, 6 अप्रैल 1930 तक चला, है ना। अगर ऊपर मैंने गलती से 1931 बोल दिया होगा तो वो जस्ट एक फ्लो का एरर होगा, तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा, आगे कि एंड वाज अ डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द कैंपेन ऑफ द टैक्स रेजिस्टेंस एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट एम्ड एट चैलेंजिंग द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली, है ना। क्योंकि मतलब ब्रिटिश का यही कहना था उस टाइम पे, एक लॉ था कि ब्रिटिश के अलावा और कोई सॉल्ट नहीं बना सकता, है ना। तो मतलब ब्रिटिश की सॉल्ट पे मोनोपोली थी, उसको खत्म करने के लिए पर्टिकुलर प्रोटेस्ट बहुत जरूरी था। इट वाज अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, सिंबलाइजिंग सिविल डिसोबीडिएंट और ड्राइंग इंटरनेशनल अटेंशन टू द मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वेयर जेल्ड इन द कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस में कब 1924 में, ठीक है। तो उसके प्रोमिनेंट लीडर थे जिनको जेल हुआ था, मुजफ्फर अहमद, ऐसे दंगे और शौकत उस्मानी, नालिनी गुप्ता। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका देखो और भी लोग थे, उनके नाम जानते रहो आप। मुजफ्फर अहमद, ऐसे दंगे, शौकत उस्मानी, नालिनी गुप्ता, ये चारों हो गए। साथ में थे सिंगरावेली चेतियार, गुलाम हुसैन और एम एन रॉय। ओके, तो ये सारे के सारे एक्यूज थे, लेकिन उसमें से अरेस्ट कितने हुए मैंने बता ही दिया। The कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस समझो क्या था? वाज अ कोर्ट केस इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट कब 1924 में अगेंस्ट सब कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट हु वेयर एक्यूज्ड ऑफ सीकिंग टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल, कैसे? बाय वायलेंट रिवॉल्यूशन। एम एन रॉय वाज चार्ज इन एब्सेंसिया, गुलाम हुसैन टर्न्ड एन इन्फॉर्मर और एंड वाज पार्डन, उनको माफ कर दिया गया, एंड द रेस्ट वेयर सेंटेंस्ड टू 4 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। द केस अफेक्टेड पब्लिक अटेंशन टू द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड इट्स एम इन इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड, ध्यान रहे, नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। रामप्रसाद बिस्मिल बिल्कुल थे, राजेंद्र लाहिरी भी थे, अशफाक उल्ला खान भी थे और सूर्य सेन बिल्कुल नहीं थे। क्यों? क्योंकि चितगोंग रेड आर्मी से कनेक्टेड थे, है ना, उसको लीड किया था। तो ये डी नहीं होगा, पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल है। एक और लोग थे, क्या आप नाम बता सकते हो क्या? ओके, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, अशफाक उल्ला खान और एक लोग और थे, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी के अभी बताओ। देखो, सूर्य सेन वाज नॉट एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस आल्सो नोन एज काकोरी ट्रेन रॉबरी वाज अ फेमस इंसिडेंट जो कि हुआ था 1925 इन काकोरी, जो कि लखनऊ के पास में पड़ता है। द केस इन्वॉल्व अ ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरीज हु अटेम्प्टेड टू रोब अ ट्रेन कैरी गवर्नमेंट फंड्स। सूर्य सेन एक रिवोल्यूशनरी लीडर थे हु लेड द चितगोंग आर्मी रेड कब 1913 बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू दी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स या रिपोर्ट
द डिसीजन विथ रिगार्ड टू पार्टीशन ऑफ पंजाब और बंगाल वाज टू बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये था माउंटबेटन प्लान का हिस्सा। ठीक है, तो देखो, अकॉर्डिंग टू माउंटबेटन प्लान द डिसीजन रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ द पंजाब और बंगाल वाज टू बी टेकन बेस्ड ऑन द वोटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द रेस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको हम थर्ड जून प्लान भी बोला गया। क्या? थर्ड जून प्लान या फिर माउंटबेटन प्लान was proposed by Lord Mountbatten, the last Viceroy of India, कब 1947 में। The plan outlined the steps for the partition of British India, दो सेपरेट डोमिनियन में, इंडिया और पाकिस्तान। होपफुली आपको ये सारा कुछ अच्छे से बहुत क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी डाउट क्वेरी नहीं होगा। तो आज के लिए दो शब्द हैं, दो लाइन है आपके लिए कि यू आर हु यू आर मीन टू बी। यू आर हु यू आर मीन टू बी। डांस एज इफ नो वन इज वॉचिंग, लव एज इफ इट्स ऑल यू नो, ड्रीम एज इफ you will live forever, एंड लिव एज इफ यू विल डाई टूडे। तो होपफुली ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तो ये सारी चीजों का ध्यान में रखना है आपको। कहने का सिंपल सा मतलब है कि पूरी तरीके से जो क्रेडिट सिस्टम में है ना, क्रेडिट सिस्टम में लास्ट का ए है, वो क्या बोलता है कि अटेंटिव रहो पूरी तरीके से। तो आपको जो भी काम करना है उसमें अपना 100% देना है, पूरी तरीके से अटेंटिव रहना है। वही इस पूरे कोड का भी कहना है। होपफुली आपने इसको अच्छे से समझा होगा, जाना होगा, बुझा होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।